मोहतरम तलहा नजमुद्दीन फ़कीह साहब, मिस्टर सुहेल फ़कीह साहब, प्रोफेसर मराजी, प्रोफेसर वानी, डॉक्टर रिजवान, प्रोफेसर अनिल कुमार एस सिंह, मिस्टर यासीन मोमिन साहब, डॉक्टर तबस्सुम शेख साहिबा, प्रोफेसर अब्दुल बसीर साहब, डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब और KME के दीगर मेंबरान, ज़िम्मेदारान, वॉलंटियर्स, स्कूल का स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग, और प्यारे बच्चों और अक्सरियत में बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरी दिली मुबारकबाद आप सबको इस होली के मुबारक मौके पर। और मैं दुआ करता हूँ कि ये रंगों का त्यौहार हम सब की ज़िंदगी में अमन व शांति के, प्रेम मोहब्बत भाव के रंग लेकर आए और हम लोग अच्छे इंसानों की तरह मिलजुल के खुशी से एक दूसरे की सेवा करते हुए, खिदमत करते हुए ज़िंदा रहें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब ज़िम्मेदारान का, प्रिंसिपल साहिबा का, कि मुझे मौका दिया कि मैं होली का एक ख़ास रंग आपके साथ खेलूँ, यहाँ पर उन पौधों से मुताल्लिक़ कुछ बात करूँ जिनसे रंग हम बनाते हैं। और मैं एडवोकेट हूँ इस बात का कि केमिकल्स को बिल्कुल यूज़ ना किया जाए। केमिस्ट्री के टीचर से मैं माज़रत के साथ, क्योंकि केमिस्ट्री से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन केमिकल से कुछ प्रॉब्लम है मेरी पूरी बॉडी को, हर इंसान की बॉडी को। तो हम लोग हमेशा बायोलॉजिकल रंग्स को प्रमोट करते हैं जिनमें अक्सरियत पौधों से आती है, प्लांट से आती है, क्योंकि नेचर की हर चीज़ जो है हर सिंथेटिक चीज़ से बेहतर होती है। इट अगेन प्रूव्स दैट पॉइंट। तो मैं बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, जो मौजू है यहाँ का बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं एक बुनियादी बात उसकी करना चाहूँगा एक कुरान का तालिब इल्म होने के नाते, कि हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरी जो रिसर्च थी वो प्लांट फिजियोलॉजी में थी, और प्लांट फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है। मेरा अरसे सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट रहा है एनवायरनमेंट के साथ और ओरिजिन ऑफ लाइफ के साथ। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे जो मैंने पढ़ाए। तो किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्लांट्स हो, हमें समझना चाहिए कि वो इस्तेमाल क्यों आया है, क्योंकि कुरान जिस चीज़ का भी इस्तेमाल या जिस चीज़ का मेंशन करता है उसमें कोई गाइडेंस छुपी होती है, कुछ हिदायत होती है जो हमें समझनी चाहिए। हमें कतई ये समझना ही चाहिए कि जिस प्लांट का, पौधे का, सब्ज़ी का, फल का, तरकारी का ज़िक्र कुरान में है तो वो कुछ ज़्यादा मुक़द्दस हो गई। ये हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी इस तरह की मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ों को पर्सोनिफाई करना और तक़द्दुस करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उनके मैसेजेस को छोड़ देते हैं। तो असल चीज़ ये है कि वो मिसालें किस लिए दी गई हैं और उन मिसालों को हम किस तरह समझें। उनको मिसालों के तौर पे दिया गया है, मिसालों के तौर पे समझाया गया है। वहीं से मैं अपना आज का प्रेजेंटेशन शुरू करूँगा। जो हमारी पहली आयत है वो ये कहती है कि यकीनन आसमान और ज़मीन की पैदाइश / मखलूक में और रात दिन के हेर फेर में अक़लमंदों के लिए आयात यानी निशानियाँ हैं। लायात लिउलिल अलबाब, ये मैंने सुर्ख रंग से जो लिखा है, तो ये वो आयत है आले इमरान की 190 जो हमें ये बताती है कि कायनात की हर क्रिएशन, यानी हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ है जिसे हम देखते हैं, उसको अल्लाह ताला ने अपनी आयत कहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है समझने के लिए। यानी एक आयत तो वो है जो कुरान में मौजूद हैं, जिनको हम वर्सेस कहते हैं, द वर्सेस ऑफ द कुरान। दूसरा, ख़ुद कुरान ये बता रहा है कि इस कायनात की हर क्रिएशन और हर प्रोसेस अल्लाह की एक आयत है। आयत कहते किसको हैं? ए पॉइंटर, एक ऐसी निशानी जो आपको आपकी मंजिल का पता देती हो। तो ये आयत जो है कायनात की, और ये वही चीज़ है जो ये कहती है कि हर चीज़ में खुदा नज़र आता है अगर दीदाई बीना हो। अगर देखने वाली आँख हो तो हर चीज़ में खुदा की फ़नकारी नज़र आती है, और उसी को हम ये कहते हैं कि कण कण में भगवान। हर जगह वो दिखता है अगर देखने वाली आँख हो। असल चीज़ है देखने वाली आँख। अब ये जो लोग हैं, अच्छा यहाँ जो ये उलिल अलबाब का जिक्र है, अक़लमंदों का, तो ये कौन से अक़लमंद हैं वो मैं आपको बता दूँ कि अरबी ज़बान में लुब्बुन, जिसका प्लूरल अलबाब है,
लुब्बुन कहते हैं उस अक़ल को जो इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो, प्योर हो, नॉट इन्फेक्टेड, नॉट पॉल्यूटेड बाय इमोशंस, एंड विच वर्क्स अंडर द डिवाइन गाइडेंस। क्योंकि अक़ल अगर डिवाइन गाइडेंस के साथ नहीं चलती तो बहुत भटकती है, बहुत वियर्ड जस्टिफिकेशंस लेके आती है। हम ज़िंदगी में देखते होंगे, क्योंकि अक्सर जो लोग बुरा काम करते हैं दे हैव ए सो कॉल्ड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन फॉर डूइंग दैट, कि तुमने ये क्यों किया, मैंने इसलिए किया था। वो अक़ल का एक जवाब होता है। तो ये जवाब जो है ये डिवाइन गाइडेंस से हट के आ रहा है, इसीलिए गलत रास्ता दिखा रहा है। तो वो इंटेलिजेंस, वो अक़ल जो इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो। इमोशन से इन्फ्लुएंस होने की क्या बात है कि मैंने अपने घर में देखा कि मेरे क्लोज रिलेटिव ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मुझे विटनेस के लिए बुलाया जा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो मेरा रिलेटिव मारा जाएगा, मैंने गवाही दे दी, मैं गवाही गलत कर देता हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है। वी शुड नॉट डू इट। क्योंकि ये अकल जज्बात इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मेरा क्लोज रिलेटिव है, मुझे सोचना ही चाहिए कि जो इसने किया है वो उसे भुगतना चाहिए। देयर शुड बी जस्टिस एंड आई मस्ट बी ए विटनेस टू जस्टिस। और ये ख़ुद कुरान के स्पेसिफिक वर्स है, ये कहती है कि तुम्हें गवाही सच्ची देनी है, भले तुम पे, तुम्हारे घर पे, किसी पे भी ज़्यादती हो, लेकिन तुम्हें ऑनेस्ट गवाही देनी है। यू मस्ट ऑलवेज बी एन ऑनेस्ट विटनेस। तो ये वो अक़ल है जो इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती और वही की हिदायत में चलती है। अब ये जो लोग अक्लमंद हैं, इनके बारे में आगे जो एक्सप्लेनेशन 191 में है कुरान में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये लोग कौन हैं जो खड़े बैठे और करवटों पर, यानी हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। दे पॉन्डर एंड थिंक अबाउट द क्रिएशंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच वी हैव इन द स्काई और ऑन द अर्थ। अब देखिए कितनी बड़ी अजीब बात है ये, कि अब ज़मीन आसमान के क्रिएशंस पे गौर व फिक्र करना तो सारा साइंसिस का काम है, और हमने 800 साल से साइंस को बाहर कर दिया दुनियावी उलूम कह के कि इसका तो दीन से ताल्लुक़ ही नहीं है, दीनी इल्म अलग है, दुनियावी उलूम अलग है। तो ये सब इस बात के सबूत हैं कि हम सब लोग मजमूई तौर से, इज्तिमाई तौर से कुरान से कितना दूर हैं और कुरान के कितने बड़े बागी हैं। ये बगावत है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि ये तो आसमान और ज़मीन की क्रिएशंस पे गौर व फिक्र करते हैं और ये अक्लमंद है, हर हाल में सोचते रहते हैं। और उसके बाद नेचुरली वो इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये सब कुछ जो क्रिएशंस हैं क्रिएटर की, ये फजूल नहीं है, बिलावजह नहीं है। आज जो लोग एनवायरनमेंट पढ़ते हैं या वेब्स और साइकिल्स या रिसाइकलिंग पढ़ते हैं, उन्हें पता लगता है कि कैसे चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे घरों में, हमारे किचन में बहुत चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, लेकिन नेचर में एक चीज़ वेस्ट होती नहीं दिखेगी। आप में से जो बॉटनी के स्टूडेंट्स हों, वो मैं ख़ास तौर से बॉटनी इसलिए कह रहा हूँ कि एनिमल्स में तो हमें वेस्टेज और एक्सक्रीटा मिलता है, प्लांट्स का एक्सक्रीटा कहाँ है? सो दे आर, आई वुड से, मोर डेवलप्ड देन एनिमल्स, क्योंकि दे रिसाइकिल एवरीथिंग। हर चीज़ प्लांट्स के अंदर रिसाइकिल होती है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें अगर किसी को याद हो तो वो प्लांट के वैक्यूल में डाली जाती है वेस्ट के तौर पे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रिसाइकिल हो जाती है। इसीलिए प्लांट्स में वैक्यूल का साइज़ बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स, क्योंकि उसमें वो टेम्परेरीली स्टोरेज होता है। लेकिन एज सच जिस तरह एक्सक्रीटा एनिमल्स निकालते हैं, प्लांट्स नहीं निकालते, एक्सेप्ट वन मोर थिंग, एंड दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाहर। तो कोई चीज़ बेफ़ायदा नहीं है। इससे रिलेटेड तीसरी वर्स जो मैंने चुनी है कि क्या तुम देखते नहीं हो कि आसमान और ज़मीन से, जस्ट ए मिनट, अल्लाह आसमान और ज़मीन से पानी बरसाता है, फिर इसके ज़रिए से हमने मुख्तलिफ़ रंगतों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख के, इनके भी कलर्स अलग अलग हैं, बहुत गहरे डार्क भी हैं। और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के भी रंग अलग हैं, स्किन कलर्स अलग अलग हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। इसमें एक बात तो यह है कि जो अल्लाह को जानेगा वो उससे डरेगा। जानेगा कौन? जो उसकी आयत पे समझेगा, गौर करेगा और उसकी अज़मत को पहचानेगा।
दूसरा रुख ये है कि इसमें जितने नेचुरल फेनोमेना बताए गए हैं आयत के तौर पे, वो सब अपने अपने तौर से एक पूरे साइंस की फील्ड्स हैं पूरी, चाहे वो कलर, स्किन कलर्स हों या और भी जो फैक्टर्स इसमें जिक्र किए गए हैं। फल के पकने की बात है, फ्रूट राइपनिंग एक पूरा अलग प्रोसेस है, फ्लावरिंग अलग प्रोसेस है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी बहुत मिसालें हैं। क्योंकि जब कुरान इनको अपनी आयत बताता है, मिसाल तौर पे आपके घर में जो दरख्त लगा हो उस समय जब फ्लावरिंग होती है तो वो भी एक प्रोसेस है जो समझाने का है। जब उस पर फ्रूट सेट होता है, फल आते हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है, और थोड़ा सा मैं उसके बारे में बात करूँगा आगे। फिर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि और देखो ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, लोकेशंस, अलग अलग एरियाज़ हैं जो एक दूसरे के करीब हैं, बिल्कुल मुत्तसिल हैं, यानी नज़दीक हैं एक दूसरे के। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ अकेले हैं, कुछ दोहरे, यानी कुछ में फ्लावरिंग जो है ये यूँ समझ लीजिए कि सिंपल इन्फ्लुएंसेस हैं, कहीं पे कॉम्प्लेक्स हैं। सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियाँ आयात हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल से काम लेते हैं। अब इसमें अक़ल से सोचने की बात यह है कि अगर कोई सोचे कि मेरे कंपाउंड में, बैकयार्ड में या कहीं मेरे बाहर नीम का दरख्त भी लगा हुआ है जिसमें निबोली आती है जो बड़ी कड़वी होती है, आम का दरख्त भी लगा हुआ है जिस पे आम बड़ा मीठा आता है, पहले खट्टा होता है फिर मीठा होता है, एक ही ज़मीन है जिसमें लगा हुआ है, एक ही तरह का पानी है जो उन्हें जा रहा है, एक ही हवा है जिसमें ये सांस ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फिर ये फ़र्क कहाँ से आया? तो ये आपकी सोच को डाइवर्ट कर देगा उस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिस्ट्री से और फिजियोलॉजी से, राइपनिंग की और फ्रूट प्रोडक्शन की जो इस प्लांट में हो रही है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको अक्लमंद समझते हों, फिर उससे वो हिदायत भी लेते हैं, उस क्रिएटर की क्रिएटिविटी को भी समझते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं कि इस तरह हम कैसे सीख सकते हैं। क्योंकि इस सीख को हम किस तरह लेते हैं, इसकी मिसाल मैं इस तरह बताऊँ आपको, क्योंकि ये चीज़ आपको हाइपोथेटिकल लग रही होगी कि पता नहीं क्या बात हो रही है। देखिए, हमने जब हमारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, प्रोडक्शन शुरू हुए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, तो हम बहुत खुश हुए और खुशी का ये आलम था कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने कारखानों की चिमनियों के बारे में कहा कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ न्यू इंडिया, ये नए हिंदुस्तान के मंदिर हैं जहाँ से प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी। 100 साल के अंदर वहाँ से पॉल्यूशन इतना हुआ कि हमारा पानी गंदा, हवा गंदी, ज़मीन गंदी, और हम परेशान पॉल्यूशन से कैसे कंट्रोल करें। तो फिर जब सोचा गया कि अब हम क्या करें, तो ये नतीजा निकाला कि भाई नेचर का जो मॉडल है क्रिएशन का, वो बेस्ट है। उसका सबूत ये है कि ये बाहर दरख्त जो इतने आपको नज़र आ रहे हैं, आप यकीन जाने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारी एक या दो प्रोडक्ट बनने वाली इंडस्ट्री कितनी कॉम्प्लेक्स है, कितना वेस्ट जनरेट करती है, कितना हीट जनरेट करती है, कितना धुआं, केमिकल, सब कुछ। इसमें एक एक प्लांट के अंदर सैकड़ों केमिकल बनते हैं, एक नहीं सैकड़ों केमिकल्स बनते हैं। कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं है, और एफिशिएंसी अप टू 90%। कैन यू इमेजिन? फिज़िक्स की जो मशीन की एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं, उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस इज ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंट। तो अब नेचुरली साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई नेचर का मॉडल अच्छा है, हमें नेचर पे लौटना चाहिए। तो वहीं से ये बायोसिंथेसिस और नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी शुरू हुआ है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं एक फैक्ट्री के तौर पे। बैक्टीरिया की बॉडी में केमिकल्स तैयार कर रहे हैं, मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक तैयार कर रहे हैं। तो हमने ये एहसास किया कि जो चीज़ हम बना रहे हैं अपने तरीके से वो गलत है। नेचर की क्रिएशन है, नेचर के लॉज आर बेस्ट। जो नेचर के लॉज से चीज़ें चल रही हैं वो बेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ से हम कंक्लूजन्स लेते हैं कि नेचर में स्टडी कीजिए इन प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, कि इनके अंदर कौन चीज़ कैसे हो रही है और हाउ वी कैन डेवलप आवर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल्स ऑन द सेम लाइन्स जो अब हो रहा है। पूरी बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी ह्यूमन एनिमल या प्लांट लाइफ पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि नेचर में जो क्रिएशंस हैं, जिसको कुरान अपनी आयत कहता है, आयत यानी रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स तुम्हारे सर्वाइवर के लिए भी हैं कि हाउ यू कैन सर्वाइव विद दीज मॉडल्स।
अब उसके बाद मैं ब्रीफ रख रहा हूँ, इसलिए ये मैंने कुछ आयतें दी जो बताती हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ को अपनी आयत कहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आयतों को हम आयतों की तरह नहीं लेते जो हम 800 साल से कर रहे हैं, तो उसके लिए कुरान क्या कहता है कि जिस दिन हमारी उम्मत में से फ़ौज की फ़ौज जमा करेंगे उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते थे, फिर उनकी ग्रुपिंग की जाएगी, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो अल्लाह पूछेगा कि तुमने मेरी आयत को झुठलाया था, हालांकि तुम उनको अपने अहाता इल्म में भी नहीं लाए थे, अगर ये नहीं तो तुम क्या करते थे। ये मैंने सुरखन से लिखा है, काला कज़्ज़ब तुम भी आयती, तुमने मेरी आयत को झुठलाया, वलम तुहीतु बिही इल्मा, उनका इल्म ही आता कि ये बना विदाउट कॉम्प्रीहेंडिंग देम विद योर नॉलेज। कॉम्प्रीहेंडिंग व्हाट? साइंस, द क्रिएशंस। और उसके बाद जो कहा गया कि अम्माज़ा कुंतुम तामलून, तुम कर क्या रहे थे, व्हाट वाज इट यू डिड। तो इससे ये पता लगता है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें काम क्या दिया गया दुनिया में कि अल्लाह की आयत को डिस्कवर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए एंड पुट देम टू ह्यूमन यूज़। जो आज तमाम वो कंट्रीज़ कर रही हैं जो डेवलप्ड हैं, वो नेशंस कर रही हैं जो डेवलप्ड हैं। आज जितनी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उन्हीं कंट्रीज से तो आ रही है ना जहाँ पे नॉलेज डेवलप हो गई है, जो उन्होंने क्रिएटर की आयत को समझा है और उसको इंसानियत की फलाह के लिए, खिदमत के लिए डेवलप किया है। हमें ये करने को कहा जा रहा है। ये नंबर 83 to 85 है, यस, घर जाके पढ़ लीजिएगा ट्रांसलेशन उठा के, कि तुम ये नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे। और इनफैक्ट अभी यूट्यूब पे जो सिंपली कुरान के नाम से हम लोगों ने चैनल शुरू किया है, उसका बेसिस यही है कि हम कुरान की आयत का इल्मी इहाता कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड साइंटिफिक डिस्कोर्स ऑन कुरान, सिंपली कुरान के नाम से। तो उसके पीछे मुहर्रिक जो है, जो मोटिवेशन है, वो ये नंबर 83-85 है, विच आस्क ऑल ऑफ अस कि आयत का इल्मी इहाता कीजिए, कुरान की आयत का भी और कायनात की आयत का भी। ये इल्मी इहाता ज़रूरी है करना। और ऐसे ही कुछ थोड़ा सा इल्मी इहाता जो प्लांट्स पे मैंने ये यहाँ किया है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब पहली चीज़ जो मैं सामने रख रहा हूँ कि प्लांट्स हमें क्या पढ़ाते हैं, एवॉइड कन्फ्रंटेशन। इसके लिए मैंने मिसाल रखी है, ये दरख्त, किसी भी पौधे को आप देखें जड़ें निकाल के ज़मीन से तो बड़ी जिगजैग दिखेंगी, एक्सेप्ट एक टैप रूट सिस्टम के जो मोटी सी सीधी होती है। बाकी जड़ें जो हैं, जो फाइबरस रूट्स कहलाती हैं, एकदम टेढ़ी सीधी होती हैं। मुझे पता नहीं कितने लोग जानते हैं और उन्होंने सोचा कि ये जड़ें ऐसी टेढ़ी सीधी क्यों होती हैं। उसकी वजह जो ये तस्वीर आपको बता देगी कि जड़ जब ज़मीन में चलती है पानी लेने के लिए तो हर जगह उसको सॉइल पार्टिकल्स मिलते हैं। ये सॉइल पार्टिकल से टकराती नहीं, उससे लड़ती नहीं, उसको तोड़ती नहीं, बल्कि साइड से रास्ता बना के आगे निकल जाती है। दिस इज़ ए कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, निकालो इधर उधर से रास्ता, पानी चूसो, सॉल्ट चूसो, आगे बढ़ो। इसलिए ये जड़ें आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं। दे आर टीचिंग अस टू अवॉइड कन्फ्रंटेशंस। कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, क्योंकि देखिए इंटेलेक्चुअल्स तो हम हैं, ह्यूमन बींग्स को इंटेलेक्ट की वजह से इवॉल्व हुआ है इंसान, लेकिन नेचर की हर क्रिएशन में अपनी इंटेलिजेंस है। उसको मालूम है कि ये सॉइल पार्टिकल जो है ये मुझे कन्फ्रंट नहीं कर रहा, ये अपना कुछ काम कर रहा है यहाँ पे बैठ के, तो मुझे इससे भी कन्फ्रंट नहीं करना, इसको अपना काम करने दो। और उसमें वो इतनी एहतियात करती है कि इन केस वो सॉइल पार्टिकल अगर मान लीजिए कोलाइडल डायमेंशन का पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल है, तो रूट उससे सट के नहीं जाएगी, क्योंकि सट के जाएगी तो उसे मालूम है कि कोलाइडल पार्टिकल के पास में जो वाटर की लेयर होती है वो चार्ज की वजह से स्ट्रांगली हेल्ड अप होती है, उससे पानी नहीं चूस पाऊंगी, तो थोड़ा दूर दूर करके चलो, बीच के पानी को ले लो। वो उससे नहीं लड़ती, चार्जेस के मुकाबला नहीं करती कि कोलाइडल पार्टिकल में चार्ज होती है कोलाइडल सरफेस। वाटर बाइपोलर है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइड पकड़ रखी है उसने पानी की, इसलिए कोलाइडल पार्टिकल्स में पानी बड़ी देर में जाता है। इसकी मिसाल आपने देखी है किसी ने? एक अगर आपको मैं लॉन में ले जाऊं, बारिश हुई हुई है, होके 2 घंटे हो गए, लॉन में आप बता सकते हैं कि कहीं पे ये कोलाइडल पार्टिकल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी डिस्प्ले हो रही है? बॉटनी किताब से बाहर पढ़ी किसी ने? ये किताब भी उलझे अभी। आप देखेंगे प्लांट जहाँ पे भी हरियाली है, घास है, वहाँ पे जिस हिस्से में हरियाली या घास नहीं है वो मिट्टी गीली हो गई, चिकनी हो गई, स्लिपरी है,
वो स्लिपरी मिट्टी बहुत देर तक गीली रहती है, जल्दी नहीं सूखती, क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल है। सबूत क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल वाटर को देर तक रिटेन करता है, इसलिए वो जगह गीली है। पूरी ज़मीन सूख गई, वो जगह गीली है। तो जो जगह गीली है बाकी ज़मीन सूख गई, इसका मतलब है उधर क्ले पार्टिकल ज़्यादा है जहाँ गीली है, और साइल में क्ले का कंपोनेंट कम है, दूसरे कंपोनेंट ज़्यादा है। सैंड में आप देखेंगे रेते में एकदम निकल जाता है पानी, बिल्कुल होल्डिंग नहीं होती पानी की, क्ले में बहुत होती है। तो जो चिकनी मिट्टी है जहाँ से पैर फिसलता है वो क्लेइश मिट्टी होती है, रिच इन कोलाइडल पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स। तो यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है कि कन्फ्रंटेशन नहीं लेना, अपना काम करना है। और इसी के लिए कुरान की आयत है वस्सुल्हु खैर, पीस इज़ बेस्ट। हम में से कितने लोग जानते हैं कुरान की आयत? एंड हाउ मैनी ऑफ अस प्रैक्टिस इट? पीस इज़ बेस्ट, वस्सुल्हु खैर। और एक बात बताऊँ आपको, हम सभी मोमिन होना चाहते हैं ना? कौन नहीं चाहता मोमिन होना? हाथ उठाइए। सब चाहते हैं। मोमिन का मतलब क्या है? मोमिन का और ईमान का मादा अलिफ मीम नून है, जो अमन का मादा है। मोमिन कहते ही उसे हैं जो अमन का ज़मानती हो। डू यू नो इट? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डू नॉट नो इट। और अगर है तो क्या प्रैक्टिस करते हैं? द गारंटर ऑफ पीस इज कॉल्ड मोमिन। इसलिए अल्लाह का एक नाम अल मोमिन है, क्योंकि उसका नेचर का सिस्टम एकदम पीसफुल है। कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कहीं से आग नहीं बरस रही। आग कब बरसती है? कि जब हम डेजर्टिफिकेशन करते हैं, प्लांट्स हट जाते हैं, छाया हट जाता है, यूक्रेन वॉर हो जाती है, जब आग बरसती है। तो नेचर में जहाँ जहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन है वहाँ पे पीस नहीं है। इसीलिए पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए हम पहाड़ों पे जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, दूर किसी दरिया समंदर के किनारे जाके बैठ के ध्यान लगाते हैं, क्योंकि वहाँ हम नहीं पहुँचे, इसलिए फसाद नहीं पहुँचा, प्रॉब्लम्स नहीं पहुँची। थैंक्स टू ह्यूमन बींग्स ग्रेजुअली हम ज़मीन को जला रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और आज नौबत आ गई है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हम ना सोचें भले, लेकिन हमारे बुरे दिन आ चुके हैं और दूर नहीं है। और पूरे ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं कर रहा, पूरी ह्यूमैनिटी की। तो वस्सुल्हु खैर, तो मोमिन का मतलब है अमन का ज़मानती। और जो सलाम आप करते हैं अस्सलाम वालेकुम, इट मीन्स पीस ऑन यू। आप एश्योर करते हैं अपने मुखातिब को, सामने वाले को, कि तुम मेरी तरफ से पीसफुल हो। आई एश्योर पीस फॉर यू। और वो भी कहते हैं वालेकुम सलाम, कि मेरी तरफ से भी अमन शांति पीस है तुम्हारे लिए। तो पर्पज़ वही है। क्यों? क्योंकि मैसेज है कुरान का कि वस्सुल्हु खैर, पीस इज़ बेस्ट। अब देखिए, ये फोटोसिंथेसिस हमें बताती है रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, क्योंकि अभी तक जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी पोटैटो टोमेटो एक साथ हमें नहीं मिले हैं प्लांट पे। ये एक इमेजिनरी है, जिसमें बेसिकली जो सिंक हैं, यानी जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ फूड मटेरियल मिलता है, वो ऊपर दिखाया गया हवा में टमाटर को, और नीचे जो अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है, अरवी है, आलू है, जो नीचे स्टोरेज होता है। अब इसका मैं इसमें यहाँ बताना क्या चाहता हूँ, ये प्लांट हर जगह आप देखते हैं। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ज़मीन से पानी लिया, और क्लोरोफिल ने एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाया, ग्लूकोज बना दिया। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ग्लूकोज गैलेक्सो के लेके आई है ना, आधा किलो का बाज़ार से, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर का अब है। और वो जो ड्रिप लगती है जब हम बीमार होते हैं, वही ग्लूकोज होता है। वो प्लांट में फ्री में बनता रहता है, टन्स के हिसाब से। ये नेचर का कारखाना है, खामोशी से काम कर रहा है। अब अहम बात यह है कि प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट्स में दो पार्ट है, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव है ग्रीन पार्ट्स, नॉन ग्रीन नॉन प्रोडक्टिव है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। उसमें मोटी मोटी जड़ें हैं जो ज़मीन में फैली हुई हैं, स्टेम है, शाखें हैं। हरी पत्ती कैपेसिटी रखती है ग्लूकोज बनाने की। अगर इस पूरे प्लांट को हम एक सोसाइटी मान लें, जो है ही एक सोसाइटी, हज़ारों लीव्स हैं, शाखें हैं, रूट्स हैं एंड व्हाट नॉट, तो इसमें जिनको रिसोर्स मिल रहा है वो ग्रीन पार्ट्स हैं।
देखिए ये कि ये शुगर बनाते ही हरी पत्ती करती क्या है, इट इमीडिएटली ट्रांसफर्स इट टू नॉन ग्रीन पार्ट्स, फ़ौरन वहाँ भेज देती है जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। यानी हैव वंस जो हैं वो अपने रिसोर्स को फ़ौरन हैव नॉट्स में भेज देते हैं। और इसके पीछे एक लॉ है जिसके हिसाब से नेचर में जैसे सब जगह काम होता है, यहाँ भी काम होता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, और फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई फ्री एनर्जी टू ए रीजन ऑफ लो फ्री एनर्जी। ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है जो पूरी नेचर में हमें दिखता है कि हर चीज़ ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह की तरफ ऑटोमेटिकली जाती है। क्या हमारे रिसोर्सेज भी इस तरह फ्लो करते हैं? हमारे रिसोर्सेज का, हमारी सोसाइटी में रिसोर्सेज का फ्लो एज पर नीड नहीं है, एज पर ग्रीड है, एज पर ग्रैबिंग है। नेचर में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है कि जिसने बनाया उसने फौरन उनको दे दिया जिसने नहीं बनाया। और आपको ख़तरनाक बात बताऊं कि ये हरी पत्ती 2.5% से भी कम शुगर इस्तेमाल करती है। हम 2.5% निकालते हैं, 2.5% इस्तेमाल करके 97.5% बांट देती है। अब कौन ज़कात अच्छी देने वाला है, अल्लाह की आयत या ये बंदे जो नफसानी ख्वाहिशात पे चलते हैं? ये नेचर का ऑपरेशन है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ पत्तियां बड़ी हुई और शुगर बनी और शुगर बनी और शुगर बनी, पूरा दरख्त बन गया, हज़ारों पत्ती शुगर बना रही हैं। इतनी शुगर बन गई लेकिन कोई पत्ती उसको स्टोर करने को तैयार नहीं है, इसलिए मोटी पतली पत्ती नहीं दिखती। कोई स्टोर नहीं करता, रिजर्व फूड मटेरियल के लगा के फिट हो रहा है खूब ना, फ़ौरन दे दो आगे, हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करें, कोई लेने को तैयार नहीं है, सरप्लस सर्कुलेट हो रहा है, फ्लोएम भर जाएगा पूरा, क्या करें? तो उन्होंने कहा अच्छा रिजर्व फूड के सिंक बना लो, बैतुल माल बना लो। अनाज फल बैतुल माल हैं इन प्लांट्स के, जो अपनी सरप्लस शुगर फ़ौरन रख देते हैं। किसके लिए? हमारे आपके लिए, कि जिसको चाहिए ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। ये होते हैं सच्चे भगत परमेश्वर के, अल्लाह के सच्चे बंदे के माल को रोकते नहीं है। इस यूज़ किया आगे बढ़ा दिया, यूज़ किया आगे बढ़ा दिया। उनका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं होता क्योंकि उनका फ्यूचर कंट्रोल करता है ऊपर वाला। दे बैंक अपॉन अल्लाह, नॉट अपॉन पंजाब नेशनल बैंक, बैंक अपॉन अस। बहुत पहले स्लोगन आया था पीएनबी का, बैंक अपॉन अस। मैंने कहा नो, वी बैंक अपॉन द क्रिएटर। चिड़िया दाना खाती है, उड़ जाती है, उसे पता नहीं कब दाना मिलेगा, लेकिन अपनी नीड पूरी करी, छोड़ दिया औरों के लिए। इतना सारा देख के आप देखिए, जब कभी हमारे कुछ लोग किसी फंक्शन में जाते हैं शादी वादी के, यूँ देखते हैं, ओह अब वो प्लेट लेंगे और उसमें पूरे पहाड़ियाँ आ जाएंगी, माउंट्स ऑफ ऑल दोज डिशेस, भरी हुई प्लेट उठेगी नहीं, लेकिन उठा के एक कोने में चले जाएंगे, खाते रहे चलते। वो ये होती है कि और कोई ले ले, इससे पहले मैं ले लूँ। एक छोटी सी चिड़िया इतना बड़ा बर्तन में छत पे अपने दाना रख दीजिए, थोड़ा सा खाई उड़ जाएगी। उसको टेम्पटेशन नहीं होती कि इतना सारा है, कुछ इधर भर लूँ उधर भर लूँ, चोच में लेके उड़ जाऊँ। उसको ऊपर वाले भरोसा है कि जिसने इस पर मुझे दिया वो फल भी देगा। अब चलो काम करो, मूव ऑन। ये सब नेचर की गाइडेंस हैं जो हम देखें अगर, तो ये प्लांट्स जो हैं हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का सबक सिखाते हैं। और फ़र्क एक छोटे से गोश्त के लोथड़े का है, ये दिल जो हमें दिया गया है। नेचर में किसी और चीज़ के पास वो डिज़ायर्स नहीं है। एवरीथिंग फॉलोज लॉज, एटम से लेके यूनिवर्स तक, प्लांट्स एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज वी हैव ए चॉइस। हमें ऊपर वाले ने चॉइस दी है कि तुम मेरे टीचिंग्स पे चलो या अपनी मनमानी करो, लेकिन साथ ही रिजल्ट्स बता दिए कि अपनी मनमानी करोगे तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाओ, पॉल्यूशन को भुगतोगे, तुम्हारी हरकतें हैं जिसकी वजह से भुगत रहे हो। मेरे रास्ते पे आ जाओगे तो सब काम भी होंगे, सुख शांति से होंगे, तुम भी सुखी रहोगे और सारे धरतीवासी सुख रहेंगे जितने पूरी ज़मीन पे रहने वाले हैं। क्योंकि हम और आप अल्लाह के यहाँ जवाबदेह सिर्फ अपने रिश्तेदारों के और औलाद के नहीं होंगे, पूरे प्लेनेट के होंगे। क्योंकि पूरे प्लेनेट का कस्टोडियन अल्लाह ने हमें बनाया है।
हमें खलीफा बनाया गया है पूरे प्लेनेट का। वी आर द वाइस जेरेंट्स, वी आर द वाइस जेरेंट्स पूरे दुनिया के लिए। तो हमने अगर अपनी हरकतों से एनिमल्स को बर्बाद किया है, ग्रीनरी को बर्बाद किया है, पॉल्यूशन फैलाया है, भले चाहे घर का कूड़ा बाहर डाला हो, वी आर आंसरेबल। कि हमने फसाद फैलाया दुनिया में, हम मुफसिदीन थे, बना के भेजा गया था मुस्लिहीन, हम बन गए मुफसिदीन, क्योंकि हम ये जानते नहीं थे ये चीज़ें क्या बता रही हैं। तो देखिए ये प्लांट जो है, जो अननोटिस गुजर जाता है हमारे सामने से, जिस तरह कुरान की आयतें गुजर जाती हैं, हम क़िरात करते हैं, बड़ी मेहनत करी तजवीद के ऊपर। अब देखिए दिन ब दिन मैं नोट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह गाड़ी होती चली जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह, ऐसा लग रहा है उल्टी कर देंगे। ये दीन की शिद्दत है भाई। अमल ना सुबहानल्लाह पे था ना सुबहानल्लाह पे है, लेकिन ज़ाहिरी, क्योंकि शोबाजी का ज़माना है ना, एग्जीबिशनिज़म है, यहाँ पे भी एग्जीबिशनिज़म है। लगता बड़े भारी दीनदार आदमी हैं, शीन काफ बड़ा अच्छा अदा कर रहा है, यकीनन अच्छा अदा करना चाहिए। उससे अच्छा है जो गैरिल मगदूबी अलैहिम पढ़ रहे हैं, वो भी गलत है। लेकिन इससे अपनी पाइटी को और गॉड कॉन्शियसनेस को जोड़ना गलत है। गॉड कॉन्शियसनेस का, तकवा का पैमाना ये है कि हाउ मच यू फॉलो द कमांड्स। अब फॉलो तो बाद में करेंगे, पता ही नहीं, क्योंकि कुरान को आज तक ना समझ के पढ़ा ना पढ़ाया गया, नाज़रा पे काम चल रहा है सारा, जबकि कुरान है किताब हिदायत। आगे इसका थोड़ा सा जिक्र शायद आएगा। अब देखिए इस आयत के, ये जो आपने देखा प्लांट्स, इसका कुरान में कहाँ जिक्र मिलता है कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, तुम्हारा खुदा वो है जिसने ज़मीन का सब तुम सब के लिए पैदा किया। इससे बड़ा सोशलिज्म का स्टेटमेंट नहीं हो सकता है कि ऑल थिंग्स आर फॉर ऑल ऑफ यू टू बी शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वी डोंट डू इट, लेकिन हुक्म है कुरान का। बकरा की आयत है ये कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वो है तुम्हारा रब, वो क्रिएटर है जिसने सब चीज़ को सबके लिए बनाया। फिर दूसरी आयत बड़ी अहम है कि वो लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, जो सरप्लस है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है, ये कुरान बता रहा है। नेचर में दिख रहा है आपको, चिड़िया में भी दिख रहा है, प्लांट्स में भी दिख रहा है, हर जगह दिखेगा। इवन स्कैवेंजर्स जब शिकार मारते हैं तो अपने हिस्से का खा के छोड़ के चले जाते हैं फॉर अदर्स। उठा के नहीं ले जाता कि अभी LG का फ्रिज खरीदा नया, उसमें रख दूंगा, बल्कि लोग तो अब डीप फ्रीज़र घर में रखते हैं। वो जॉब की मजबूरी अलग है, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए जस्टिफाइड है कि बीवी बच्चे, यानी हमारे हस्बैंड और बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे, डीप फ्रीज़र में पका के रख दिया कि जॉब से फुर्सत नहीं मिल रही, नहीं पका रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन होर्डिंग के लिए नेचर में तो नहीं है। अब देखिए इसमें एक और बात है, मैं पूरी आयत पढ़ दूँ कि वो लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें, कह दो ज़रूरत से ज़ायद। वॉट एवर इज सरप्लस टू यू शुड बी इन्वेस्टेड फॉर अदर्स। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयत को खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। इट रिवील्स इट्स वर्सेस सो दैट वी थिंक अपॉन देम, वी वंडर अपॉन देम। अब दूसरी एक मिसाल जो प्लांट से ली है वो मैंने लीफ फॉल, पत्ती का झड़ना, इसको मैं कहता हूँ निज़ाम के तय जिम्मेदारी, देयर सिंसियरिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। क्योंकि दरख्त को अभी मैंने एक सोसाइटी बताया और है ये सोसाइटी। अभी पीछे आपने आयतें देखा जिसमें हर क्रिएशन को अल्लाह ताला आयत कहता है, तो ये दरख्त और ये सारी चीज़ें आयत हैं। एक और डेफिनेशन आपको बता दूं कि इस कायनात की हर चीज़ मुस्लिम है, इसमें रिलीजियस बायस नहीं है। मुस्लिम वर्ड जो है अरबी का, उसका मतलब है वन हु सबमिट्स टू डिवाइन ऑर्डर। तो कायनात की हर चीज़ चूँकि नेचुरल लॉस पे चलती है, इसलिए हर चीज़ मुस्लिम है। और हम भी अगर नेचुरल और अल्लाह के लॉस पे चलते हैं तो अपने आप को मुस्लिम कह सकते हैं। अदरवाइज साइंटिफिकली वी आर नॉट मुस्लिम, टेक्निकली वी आर नॉट मुस्लिम। बीइंग बोर्न इन ए मुस्लिम फैमिली डजंट मेक वन मुस्लिम। बीइंग हैविंग ए नेम ऑफ मोहम्मद असलम परवेज़ डजंट मेक वन मुस्लिम। ये फैसला सच झूठ का वहाँ पता लग जाएगा। अभी हम भरम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुस्लिम्स आर दोज हु सबमिट टू डिवाइन कमांड। अल्लाह के अहकामात पे झुकने वाला, इत्तेबा करने वाला, महज फिज़िकल प्रोस्टेशन करने वाला नहीं कि सजदा कर लिया।
सजदे से कुछ नहीं होता अगर दिल और खसलत और आदतें ना झुकें। असल चीज़ वो है, सच्चा भक्त जो होता है वो सिर्फ ऊपर से कपड़े धारण नहीं कर लेता गुरु कैसे, उसका दिल झुक जाता है उस अकीदत में जिसके लिए वो अकीदत करता है, वो कोई भी हो। अब पत्ती के झड़ना ये आपने देखा होगा, पत्ती पीली होती है। अब यही सवाल पैदा होता है ये येलोइंग क्यों हो रही है पत्ती की। जैसे पत्ती की एज पूरी होती है, यही यूँ समझिए कि वो महसूस करती है कि उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है। अब वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही और अपनी सोसाइटी को 100% अपना नहीं दे रही, तो वो फ़ौरन पैकअप करना शुरू करती है। पैकअप में क्या होता है, जो जो चीज़ें उसकी बॉडी में उसने प्लांट से ली थी उनको वो वापस देना शुरू करती है, सेंडिंग इट बैक, एक्सेप्ट जो उसके फिक्स्ड आयंस हैं जो नहीं मूव कर सकते। जितने फ्री आयंस हैं, वाटर है, केमिकल्स हैं, इसीलिए वो क्लोरोफिल भी डीएक्टिवेट होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। और उसके बाद अगली स्टेप ये होती है कि उसकी जड़ में एक एब्सिसन लेयर बनती है जो उसको काटने के लिए पैदा होने लगती है। उसकी जड़ में एक दूसरी बड वजूद में आती है जो लेटरल बड आपको नज़र आ रही है कि इधर तजीज़ और तफ़हीम का इंतज़ाम हो रहा है, उधर एक नई ज़िंदगी वजूद में आ रही है। इधर शमशान घाट में चिता जल रही है, उधर एक नई ज़िंदगी वजूद में आ रही है। ये नेचुरल साइकिल है, चलते रहते हैं। नई पत्ती को उसने जगह दी कि अब मेरे से पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं हो रहा, मैं 100% अपनी सोसाइटी को नहीं दे रही, तो नाउ आई मस्ट पैक अप, ताकि मेरी जगह पे एक यंग लीव आ जाए जो सोसाइटी को पूरा कंट्रीब्यूट करे। यानी इस सोसाइटी के जो कंपोनेंट्स हैं, इस समाज के जो अफराद हैं, वो अपने भले की नहीं सोचते, समाज के भले की सोचते। देखिए, फ़र्द कायम मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। इस शेर को इस रोशनी में देखिए। हम कहते हैं कि पूरी मिल्लत कायम मुझसे है, मिल्लत कुछ नहीं। उल्टा हो गया सब कुछ, क्योंकि कुरान से दूर हो गए। देखिए, डिवाइन गाइडेंस अगर है, घर में बत्तियां लगी हुई हैं आपके, लेकिन आप स्विच नहीं खोलेंगे तो ज़िंदगी अंधेरे में गुजर जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जो अंधेरे के जुल्मत के रहने वाले होते हैं वो कभी स्विच ऑन नहीं करते। कुरान खोल के समझ के अमल करना इतना ही आसान है जितना स्विच ऑन कर देना। रोशनी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में और आपके चारों तरफ जितने लोग हैं, क्योंकि जो कुरान समझ के अमल करता है उस पर और मुस्लिम बनता है, ही और शी इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। वो किसी से बुरा नहीं बोलता, किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का नुकसान नहीं करता, नुकसान अपने ऊपर लेता है, नुकसान अपने ऊपर लेगा हर तरह के। बुराई का जवाब बुराई से नहीं देगा, क्योंकि मुस्लिम तो अल्लाह का हर हुक्म को मानेगा। कुरान का हुक्म है कि बुराई का जवाब बुराई से मत दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन था वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त हो गया। ये कुरान कह रहा है। ये सिफत नहीं मिलती मगर उन लोगों को, ये आखिरी आयत का, जो सब्र करने वाले हैं। और ये सब्र अरबी का सब्र है, उर्दू का सब्र नहीं है। उर्दू का सब्र का मतलब है गिविंग अप, हाथ पैर छोड़ के बैठ जाओ, अल्लाह करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो हाथ पैर छोड़ देते हैं। अल्लाह उनका साथ देता है जिनमें पेशेंस भी हो और परसिवियरेंस भी हो। अरबी का सब्र इज़ ए कंपाउंड मिक्सचर ऑफ परसिवियरेंस एंड पेशेंस। पेशेंस भी है कि आप बुराई मेरे साथ करे जा रहे हो, मैं पेशेंटली बर्दाश्त कर रहा हूँ। परसिवियरेंस ये है कि मैं अच्छा करता रहूँगा। एक दिन वो आएगा कि वो बंदा सोचेगा यार ये है क्या, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इसने पलट के बुरा नहीं किया, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ। ये जो सेल्फ करेक्शन होगा, ऑटो करेक्शन होगा, दिस चेंज इज़ द पिक्चर। वरना बुराई के बदले बुराई करते रहिए आप, देयर इज़ नो एंड टू इट। मुझे याद है बचपन में जब बहुत छोटा था मैं, तो दिलीप कुमार की फिल्म आई थी संघर्ष। मेरी उम्र के जो लोग हैं शायद उन्होंने देखा होगा, अगर वो बिगड़े हुए हों, मैं उस पर बिगड़ा हुआ था, फिल्में देखता था। उसमें यही दिखाया था कि ख़ानदानी झगड़े दिखाई थी बनारसी पंडितों के, वाराणसी के बेस थी वो फिल्म। तो कैसे उसने उसके बेटे को मारा, उसने उसके बेटे को मारा, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, एंडलेस। तो नफ़रतें, दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होती, इसलिए कुरान फार्मूला देता। और यहाँ पे बुराई को भगाने के लिए जो अरबी का लफ्ज़ हुआ वो है इदफ़ा। दफ़ा करोगे तो दफ़ा जब भी हो सकती है, यानी एनिहिलेशन बुराई का जब हो सकता है जब उसके जवाब में भलाई की जाए। आर वी विलिंग टू डू इट?
इफ़ वी कॉल ourselves Muslims, this is the lesson for all of us. बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। करने तो जो बुरा कर रहा है वो अपने लिए पाप भर रहा है भाई, घड़ा भर रहा है उसका, मेरा थोड़ी जा रहा है। बल्कि उसके साथ सिंपैथी करो, उसको रोको, कितने पाप लेगा, कितना भोग करेगा, मारा जाएगा, नरक में जा रहा है। उसको रोकेंगे भी आप प्रीचिंग करके नहीं, उसे भाषण देने बैठ जाए, समझाने नहीं, कंटिन्यू टू डू गुड, उसके साथ अच्छा करते रहिए, खुद संभलेगा। ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन फितरत है। क्यों? क्योंकि क्रिएटर कह रहा है। देखिए अल्लाह जब ये बात कह रहा है ना, तो वो खालिक है, वो जानता है इंसान का नेचर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब अपॉर्चुनिटी टू ऑल, फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी वो प्रोसेस है, वो मैकेनिज़्म है जिसमें इस हिसाब से पत्तियां दरख्त पे आती हैं कि हर पत्ती को उसके हिस्से की धूप मिलती है। ये देखिए नेचुरल फिनोमेना। आप घर में किसी, अभी देखिए कपड़े जब सुखाने होते हैं, मैं वहाँ की मिसाल देता हूँ आपको, तो 2-3 अलगनी कॉर्ड्स बनी हुई हैं, उस पर कपड़े कैसे डालेंगे सबको धूप मिल जाए, कितना टफ काम होता है। फिर हम ये देखते हैं कौन सा मोटा कपड़ा है जिसने पानी चूसना है, बेल्ट्स के इससे धूप की तरफ डाले, पलट के पैंट इधर डाली। जो सोच के कपड़े डालते हैं वो इसी तरह डालते हैं, जो नहीं डालते वो नहीं डालते हैं। उनसे मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बेचारी ह्यूमन बीइंग के लेवल पे नहीं है। जो अकल इस्तेमाल नहीं करता वो इंसान है ही नहीं, जो अकल इस्तेमाल करता है वो इंसान है। और इसका सबूत भी कुरान देता है। माफ़ कीजिएगा टाइम बढ़ रहा है, लेकिन मैं ये मिसाल भी बड़ी रेलेवेंट है। अनफाल की 22 है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन वो गूंगे बहरे लोग हैं जो अकल इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह बदतरीन कह रहा है उनको। और बड़ी मज़े की बात यह है कि लोगों के लिए कुरान नास का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यहाँ पे दव्वाब का लफ्ज़ आया है। दाब्बा कहते हैं क्रिएचर और प्लूरल है दव्वाब। तो कुरान ये कहता है कि ये जो क्रिएचर्स हैं ना, जो गूंगे बहरे, जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, ये मेरे लिए सबसे बुरे हैं। तो जब कुरान उसके लिए नास इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी वजह है कि कुरान ये बता रहा है कि ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। वो इंसानियत के सतह पे पहुँचे अकल की वजह से। जो अकल इस्तेमाल नहीं करता वो तो इंसानियत के सतह पे नहीं जीता, वो तो जानवर है। 2 मकाम पे ऐसा है कि कुरान ने अकल इस्तेमाल न करने वालों के लिए नास का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए अकल बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी पत्तियों को मौक़े, ये एक पत्ती हैं बहुत सारी जो हमें दिख रही हैं। और प्लांट यानी उस सोसाइटी को जो कंट्रोल कर रहा है, वो मैकेनिज़्म जो जेनेटिक है, लेकिन उसमें हर पत्ती को मौका दिया जाता है कि उसको दिन में किसी न किसी वक्त पे सूरज मिल जाएगा, रोशनी मिल जाएगी, ताकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर। तो हम भी अगर एक घर के संचालक हैं, घर के बड़े हैं, हेड हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए। ये ना सोचेंगे तो लड़का है, शहज़ादा है, मेरा नाम आगे रोशन करेगा, इसको तो मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा, इस लड़की को किनारे बिठाओ, थोड़ा से प्याज काटना, मसाला भूनना सिखाओ, पहले घर के खाने पकाने सीख ले, फिर किसी सरकारी स्कूल में दाखिल कर देंगे। क्या करेगी? दूसरे घर ही तो जाना है, पढ़ा के क्या करना है इसको। बड़ी पकड़ है ऐसे लोगों की, बहुत पकड़ है। इस पर वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इशारा मैं दूंगा यहाँ पर। कहाँ पे दूंगा? यहाँ तब्दीली मकान, ट्रांसप्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन। आज ट्री ट्रांसप्लांटेशन आजकल बहुत कॉमन है, पहले पॉसिबल नहीं होता था। मिडिल ईस्ट में सबसे पहले हमने देखा कि खजूर के दरख्त पूरे के पूरे प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। अब जो नए डेवलप्ड होते एरिया, जैसे नए नए हमारे एयरपोर्ट जो बनते हैं, आप देखेंगे पूरी ट्रीज़ को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और ये तस्वीर आपने देखी होगी कि ट्री लगा के उसके चारों तरफ बल्ली सपोर्ट लगाई जाती हैं, ताकि वो डिसबैलेंस ना हो जाए और रूट्स डेवलप कर ले। उनके पानी का और उनके लिए खाद का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। सबने देखा है ना फिनोमेना, देखा है सबने। इसी को हम ट्री ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। क्या एहतियात की जा रही है कि एक दूसरी ज़मीन से जिस बड़े दरख्त को लाके लगाया गया, उसको टाइम दिया जा रहा है, सपोर्ट दी जा रही है कि वहाँ जड़ें डेवलप कर ले। जब दूसरे घर की लड़की हम ब्याह के लाते हैं तो क्या ये टाइम देते हैं उसे? सोचिए ज़रा, एक दरख्त जो शख्सियत नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, हसास नहीं है, सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहता है, उसके लिए कितना हॉर्टिकल्चर वाले केयर कर रहे हैं। बल्ली लगा रखी है चारों तरफ कि जब तक जड़ें मजबूत ना हो इसको सपोर्ट दो। जो दूसरे घर से लड़की उठ के आ गई आपके घर में, उसको जड़ पकड़ने का टाइम तो दीजिए।
3 दिन बाद उससे खीर बनवा लेंगे, चलो भाई किचन में खाना बनाना शुरू करो। फिर फरमाइशें शुरू, देखना तुम्हारे अब्बा जो है गरम रोटी खाते हैं, उनके घर में आती तवा चढ़ा देना रोटी पकाने के लिए। और तुम्हारे मियाँ को ना नमक ज़रा सा पसंद नहीं है, प्लेट मुंह पे मार देते हैं, तेज़ ना हो जाए नमक। और जैसे ही आए 5 मिनट के अंदर चाय लेके पहुँच जाना, मुँह से उतारना इनके, दिन भर के थके हारे बेचारे आते काम करके, अम्मा फरमा रही हैं। ये एक और चीज़ भी है, मैं आगे की आयत पे इस पर कंप्लीट करूँगा। नहल 90 जो हमारे भाई जानते होंगे, क्योंकि जुमे के खुतबों में ये हमेशा पढ़ी जाती है और हम सब इसे इस तरह पहचानते हैं कि खुतबा ख़त्म हो गया, खड़े हो जाओ। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताज़ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ व मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। चलो जी खड़े हो जाओ। इसका पहला हुक्म क्या है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल का, टू डू जस्टिस, डू जस्टिस। अब देखिए ये ट्रेजेडी है हमारे यहाँ कि यहाँ तो बेशक भी लगा दिया, इन्नल्लाह यामुरु, हुक्म देता है तुम्हें कि जस्टिस करो। इतना बड़ा हुक्म कुरान का हमें याद नहीं, हमने कुछ अहकामात चेरी पिकिंग कर लिए कुरान में से। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात कुतिबा अलैकुम सियामा वगैरह 3.5 आयतों का इस्लाम है जो प्रचलित है इस वक्त। उन 3.5 आयतों में रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज सब आ गया, और नया फैशन जो उम्रा है वो भी आ गया। किसने कहा आपको कि कुरान के कुछ अहकामात को आप फ़र्ज़ कह के अपने ऊपर लागू कर लें? फ़र्ज़ हैं ये, मैं ये बता दूं, मैं इनकी अहमियत से इनकार नहीं करना। सौम, सलात, ज़कात, हज की ये फ़र्ज़ हैं, पूरे एहतमाम से करने चाहिए। लेकिन इस हुक्म का क्या हुआ कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताज़ ज़िल क़ुरबा, ये कहाँ गए? डाउन द गटर, लेट मी से इट, फेंक दिए। और बड़ी सख्त आयतें कुरान की जो इस रवैये को वार्निंग देती। तो अदल का तकाजा जो है, जस्टिस पहले घर से शुरू होता है, रिश्तों से। मैंने इंसाफ किया बहन होने का, भाई होने का, बेटा होने का, बेटी होने का, बहू होने का, पड़ोसी होने का, शहरी होने का, अपनी रियासत के, अपने मुल्क के, हर जगह का जस्टिस आपको करना है। अब इंसाफ के ताल्लुक़ से मैं पूछता हूँ, यहाँ तो कम है मर्द हजरात, कि जब मैं अपनी बेटी की शादी करता हूँ तो क्या मैंने इंसाफ कर लिया उसके साथ? इंसाफ का तकाजा क्या था? मेरी सोच ये होती है कि सयानी हो गई, हाथ पीले करो, शादी करो, दूसरे की चीज़ें भेज दो, यानी बोझ है उतार दो। इन्फेक्शस डिजीज़ है, अब ये फ्रक्टिफिकेशन के स्टेज पे आई है, इन्फेक्शन फैलाएगी, भेजो। जबकि कर क्या रहे हैं आप दूसरे घर को उस घर की एक बहू दे रहे हैं जो उस घर की अगली नस्ल चलाएगी। क्या आपने उसे ट्रेन कर दिया एक बेहतरीन माँ बनने के लिए? उसकी तालीम और तरबियत, उसको कुरान सिखा दिया, उसे बता दिया कि एक माँ क्या होती है, माँ का दर्जा क्या है, औलाद की तरबियत कैसी होती है? नहीं सिखाया तो आपने इंसाफ नहीं किया। आप अल्लाह के जवाब दें। तो ये इसी तरह बेटे बेटी के, शौहर बीवी के, यानी इतनी लंबी स्टोरी है, पूरा एक लेक्चर इस पर हो सकता है। लेकिन अगर आप टिप ले लें तो कुरान से आप ख़ुद समझ सकते हैं कि इंसाफ का हुक्म है। अच्छा, जस्टिस रिश्तों में भी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी होता है। मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या जस्टिस कर रहा हूँ स्टूडेंटशिप के साथ? जॉब पे जस्टिस कर रहा हूँ, मैडम देख रही है नहीं देख रही, सीसीटीवी देख रहा है नहीं देख रहा, मेरा काम ऑनेस्टली करना है, क्योंकि मुझे उसको जवाब देना है कि मैंने हलाल रोज़ी कमाई है। तो यहाँ पे भी ये जो पीछे की 2-3 आयतें हैं, ये जस्टिस पे बेस्ड है, और ये एक जनरल ऑर्डर है अल्लाह ताला का। और जब जब हम इंसाफ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उसका अजर मिलता है। और जब जब बेइंसाफ़ी करते हैं तो हम अल्लाह के हुक्म से बाहर जा रहे हैं, उसके अजर से बाहर जा रहे हैं। वक्त कम था इसलिए मैं बात यहाँ सम अप कर रहा हूँ अपनी, लेकिन आई थिंक आई एम क्लियर कि ये जितनी आयतें हैं कायनात में, चाहे वो प्लांट्स हों, वो हमें हिदायत देते हैं कि हम इससे सबक सीखें। और 2 मिनट में मैं सिर्फ ये अहमियत बताऊं कि यहाँ पे अगर आपको आइडिया लग गया हो कि कुरान हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। कुरान को समझे बिना और उस पर अमल किए बिना हम मुस्लिम नहीं हो सकते, क्योंकि मुस्लिम इज़ वन हु हैज़ सबमिटेड। जो अल्लाह ताला की डिवाइन कमांड्स पे, उसके अहकामात पे अमल करता है, वो मुस्लिम होता है। इसी जज्बे से मैंने
एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान जो मैंने अभी जिक्र किया था, सिंपली कुरान के नाम से शुरू किया है। तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है मोहम्मद असलम परवेज़, आप डालेंगे अगर, उसमें परवेज़ में PARVIZ है, जो यहाँ आपको स्पेलिंग दिख रही है, तो मेरी यूट्यूब चैनल खुल जाएगी। उसमें प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो नीचे सिंपली कुरान दिखेगा, उसे टच कीजिए तो सारे सेशंस आपको सिंपली कुरान में मिल जाएंगे। सूरह बकरा हम पूरी कर चुके, आल इमरान के आखिर में है। जिस अंदाज से मैंने आपको समझाया, इस अंदाज से पूरे कुरान को हम समझा के चल रहे हैं। आल इमरान के आखिर में है, तो आप देखिएगा, अच्छा लगे। वीक में 2 वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं, फ्राइडे सैटरडे को, और सीरियल वाइज हैं वो, जब आपको वक्त हो देख सकते हैं। 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, इस तरह से। और अच्छा लगे तो इस मैसेज को आगे भी पहुंचाइए औरों तक। बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे इतना वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम।